हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि जो हमारे पास सीपीयू की परफॉर्मेंस के जो 3 फैक्टर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं, वो इंस्ट्रक्शन काउंट है, साइकिल टाइम है और सीपीआई है। थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ मैं। इंस्ट्रक्शन काउंट होता है कि जो प्रोग्राम है उसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और कंपाइलर पे, यानी ये एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मौजूद था, उसमें से ही आप ऑपकोड सेलेक्ट करेंगे तो प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो जितना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एफिशिएंट होगा उतनी कम इंस्ट्रक्शंस में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। और कंपाइलर जो है उस पर डिपेंड करता है, यानी ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है। साइकिल जो है ये क्लॉक साइकिल को ज़ाहिर कर रहा है। क्लॉक साइकिल यूज़ होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। जो भी आपका ऑपरेशन स्टार्ट होना है वो टी ऑन टाइम, जब क्लॉक जो है वो हाई हो रहा है, फ्रॉम 0 to 1 हो रहा है, इस जगह पे आके ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होगा। दैट्स वाई अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोई आ जाती है तो इससे यहाँ तक आइडल रहेगी। जैसे ही ऑन होगा क्लॉक तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलना शुरू होगी इस जगह से। अब क्लॉक साइकिल टाइम जो है जितना कम होगा उतना बेहतर है, ठीक है। अब ये एक क्लॉक साइकिल इसमें कम है, इसमें साइकिल टाइम ज़्यादा है, तो इसमें देखें जल्दी जल्दी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा। तो जितना क्लॉक साइकिल टाइम कम होता जाएगा उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। इसी वजह से 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू 500 मेगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर से, ठीक है। और एक और चीज़ है सीपीआई, यानी क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। अब एक प्रोग्राम है, दो हमारे पास प्रोग्राम है, दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। एक प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शन हैं, दूसरे में भी 10 इंस्ट्रक्शन हैं। इसका जो साइकिल टाइम है, क्लॉक साइकिल टाइम, वो है हमारे पास लेट्स सपोज, वैसे तो मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में होगा, लेकिन हम आसानी के लिए कहते हैं कि लेट्स सपोज 2 सेकेंड है, ठीक है। इसका जो क्लॉक साइकिल टाइम है वो 1 सेकेंड है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये लग रहा है कि फास्ट होगा कि इसको साइकिल टाइम कम है, लेकिन अगर इसमें सीपीआई ही इतनी ज़्यादा है, लेट्स सपोज 20 सीपीआई है इसका, यानी 20 इसमें साइकिल चाहिए ऐसे, तो फिर एक इंस्ट्रक्शन सॉल्व होगी। तो इसमें टोटल 10 इंस्ट्रक्शन है, एक को 20 चाहिए, तो हमारे पास टाइम लग जाएगा क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन है इसमें 10, तो हमारे पास 200 इसमें आ जाएगा आंसर। 200 क्लॉक यानी 200 सेकेंड इसमें लग जाएंगे हमारे पास। अब इस वाले में हमारे पास लेट्स सपोज वो है सिर्फ 5 सीपीआई चाहिए, तो इसमें हमारे पास इसको 50 इंस्ट्रक्शन चाहिए, 50 साइकिल चाहिए। इसको मल्टीप्लाई किया तो साइकिल्स आ गए, और एक साइकिल को 2 सेकंड लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल है साइकिल टाइम, लेकिन बिकॉज सीपीआई बहुत कम है तो ये फास्ट हो जाएगा। तो सीपीआई भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है परफॉर्मेंस का। अब मुझे बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, हमने अब देखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट होती है, डाटा पाथ क्या होता है, यानी कैसे इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो सारे डिटेल लिखेंगे। तो उसके दो वर्जन हमने देखने, एक है सिंप्लीफाइड वर्जन और है एक पाइपलाइन वर्जन। आज का जो है वो सिंप्लीफाइड वर्जन को देखेंगे इंशाल्लाह। इंस्ट्रक्शन क्लासेस जो हैं वो 3 किस्म में डिवाइड होती हैं। हमारे पास 3 किस्म की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ मेमोरी इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी रेफरेंस भी, लाइक लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, जिसमें आप कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करें, सिर्फ जो प्रोसेसर है, रजिस्टर है,
रजिस्टर से वैल्यू गई मेमोरी में, ठीक है। अब मेमोरी में जाके वैल्यू हमने रजिस्टर टू मेमोरी में स्टोर करवानी थी, तो ये हो जाएगा राइट ऑपरेशन या स्टोर का ऑपरेशन SW। और अगर हमने फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर करना है तो ये लोड करेगा या रीड का ऑपरेशन है। फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर ये रीड ऑपरेशन होगा, ये लोड ऑपरेशन। फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी ये राइट या ये हमारे पास हो जाएगा स्टोर। एक तो ये इंस्ट्रक्शन क्लास है या ग्रुप है। दूसरी हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, लोड स्टोर हो रहा है, तो वो देखें, वो है हमारे पास अरिथमेटिक या लॉजिकल। इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड, और, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, रोटेट, लाइक दिस। ये सारी जो है ना ये इंस्ट्रक्शन हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्यों नहीं लिखा हुआ? बिकॉज उसके लिए हार्डवेयर तो सेम ही होगा, लेकिन अगर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का पता चल जाए तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम सीख सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमें बताया गया है। अगर ये हमें समझ आ जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी कोई मसला नहीं होगा, वो भी आ जाएगी समझ। जो थर्ड क्लास ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास है ब्रांच या जंप की इंस्ट्रक्शन। उनको कंट्रोल ट्रांसफ़र भी कहते हैं या ब्रांच सिंपल करें। यानी हम फ्लो प्रोग्राम का नॉर्मल चल रहा है, हमें एक कंडीशन दी हुई है कि या तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे चले जाएं, अगर कंडीशन ट्रू हो, अगर नॉट ट्रू हो तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो ये ब्रांच इज इक्वल, मल्टीपल भी होते हैं, हमने काफ़ी वो पूरा टेबल देखा हुआ है। ब्रांच नॉट इक्वल, ब्रांच लेस, ठीक है, ब्रांच नॉट लेस होगी जे फॉर जंप। हमें तीन कैटेगरीज पता चल गई, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक एंड थर्ड इज ब्रांच। इन तीनों क्लास को डिफ्रेंशिएट करने का, ये लिखने का मकसद ये है कि हमें लगता है कि जो मेमोरी है उसमें ALU यूज़ नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये CPU बना हुआ है। ALU जो है वो नाम से जाहिर है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, तो वो कहाँ पे यूज़ होगा? सेकेंड वाले क्लास में तो जाहिर बात है कि यूज़ होगा ही होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल में। क्या मेमोरी में भी यूज़ होगा या नहीं? जो मेमोरी इंस्ट्रक्शंस हैं लोड और स्टोर की, क्या उसमें आपको लगता है कि ALU यूज़ होना चाहिए? क्या ब्रांच में यूज़ होगा? ब्रांच इंस्ट्रक्शन में ALU का है कोई काम? यस नो में बता दें। नो सर। नो सर। ठीक है, इसमें यूज़ होगा। द रीज़न इज़ कि जो मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, जब हमने मेमोरी की पढ़ा था लोड वो रजिस्टर LDR लोड रजिस्टर, सपोज R1 को लोड करे थे विद दिस एड्रेस, R2 में ऑफसेट ऐड कर दें लेट्स सपोज 12। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, किसी रजिस्टर में ऑफसेट ऐड हो रहा है ना, ठीक है। तो अब ये जो ऑफसेट है, सर हाँ जी, तो ये ऑफसेट है, ये इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एडिशन कैसे होगी? हम तो कर लेंगे ऐड, लेकिन सिस्टम कैसे ऐड करेगा? सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ALU ऐड करेगा। जब स्टोर करना है तो यही ऑफसेट इधर हमारे पास डेस्टिनेशन में होगा। तो इसका मतलब है कि लोड और स्टोर में भी एडिशन की ज़रूरत है हमें। ALU में तो होती है, इसमें भी है। ब्रांच में कहाँ पे होगी? ब्रांच में कौन सी इंस्ट्रक्शन मोस्टली यूज़ होती है? ब्रांच से पहले वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है? कंपेयर की इंस्ट्रक्शन।
कंपेयर R1 कोमा R2 ब्रांच इक्वल लेबल 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 और R2 के R1 और R2 के दरम्यान में कंपैरिजन हो रहा है ना। ठीक है जी। सो इसमें सब्ट्रैक्शन होगी जी हमारे पास। सर, कंपैरिजन हो रहा है। बिल्कुल। तो इसमें हमें सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत होगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर इक्वल आ गया तो इस जगह पे जंप करना है। तो कितना जंप करना है, वो ऑफसेट एक ऐड होगा, अगर तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस लेवल पे जाना हो तो दरमियान वाली सारी लाइंस जो हैं यहाँ पे लेवल 1 कहीं पे मौजूद हैं। तो ये सारी लाइंस क्या नहीं हमने स्किप कर देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक इतना ऑफसेट ऐड करना है, तो ये इसमें भी एडिशन की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है मेमोरी में, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में और ब्रांच सब में ALU यूज़ होता ही है। ठीक है जी। तो ये ALU की इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी। अब यहाँ पे आते हैं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल कैसे चलता है। सबसे पहले हमारे पास PC है, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ये है प्रोग्राम काउंटर। PC स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर, यहाँ पे मौजूद है। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, इसमें ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है, वो यहाँ पे उसका एड्रेस होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे और उसको हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी में वो मौजूद होगी, इस यहाँ से एड्रेस गेट करेंगे, उस एड्रेस पे सिस्टम जो CPU को पहुँच जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारा वो एड्रेस है जो मौजूद था यहाँ पे। अब यहाँ पे CPU पहुँच गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास है फैच का। दो किस्म की मेमोरी है हमारे पास, एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी है जिसमें सिर्फ तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, दूसरी हमने कह दी है कि डाटा मेमोरी है जहाँ पे हमारा वैल्यू मौजूद है, जहाँ पे हमारा सारा डाटा मौजूद है, यानी जो रीड और राइट का ऑपरेशन है वो यहाँ पे मेमोरी है। और ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी वाले से पोर्शन से हमने वो फैच कर लिया एड्रेस पे पहुँच के हमने। ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाएगा प्रोग्राम काउंटर, उससे इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। सिस्टम जो है उसने इंस्ट्रक्शन को गेट कर लिया। फैच का मतलब है कि गेट करना, उसको रीड करेगा। फिर फैच के बाद दूसरा साइकिल क्या होगा, रीड, यानी इंस्ट्रक्शन में लिखा क्या हुआ है, क्या ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, क्या ये लोड की इंस्ट्रक्शन है, क्या ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है, या ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है। तो 3 टाइप की इंस्ट्रक्शन है, इसमें से देखेगा कौन सी क्लास की इंस्ट्रक्शन है। अब जो चाहे लोड की हो ऐड की हो, मोस्टली जो है हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं वो दो होते हैं, दो रजिस्टर्स होते हैं। तो रीड रजिस्टर करेगा, रजिस्टर्स को रीड कर। लेट्स सपोज हम ऐड कर रहे हैं R1 R2 R3, तो कितने हमारे पास रजिस्टर को रीड करेगा, R3 को और R2 को, दो रजिस्टर को। ब्रांच है तो उसमें भी कंपेयर के लिए R1 और R2 को, दो को रीड करेगा। जो लोड है, लोड में हमारे पास इस केस में एक को करेगा, R1 ऑफसेट जो है इसमें एक रजिस्टर को रीड करना है, यानी रजिस्टर्स को रीड करेगा इस केस में। इंस्ट्रक्शन फैच कर ली, उसके बाद वैल्यूज देखी कि किन किन वैल्यूज़ को मतलब कौन से रजिस्टर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, उनकी वैल्यूज़ को गेट कर लिया। यहाँ तक मुझे बताएं, कोई समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का। नो सर। हमने अब वैल्यू जो है ना सिस्टम ने गेट कर ली है, रजिस्टर्स रीड कर लिए हैं।
अब यहाँ पे आते हैं, देखिए प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन हमने देखी, एड्रेस देखा, उस एड्रेस पे पहुँच गई, सिस्टम पहुँच गया उस एड्रेस पे। जो भी इंस्ट्रक्शन थी, लेट्स सपोज लोड की थी या स्टोर की थी या ब्रांच की, तो पहले नेक्स्ट काम क्या होगा, रजिस्टर्स को की वैल्यूज़ गेट करेगा। अब देखें इससे आगे पहले बाद में देखते हैं अरिथमेटिक। यहाँ पे देखें जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम काउंटर में अब अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आना है। तो क्या होगा कि जो करंटली एड्रेस मौजूद है उसमें 4 ऐड करेंगे। ये 4 मैंने आपको चैप्टर 1 में, बल्कि पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि देखें ऐसे होता है। एल सपोज 100 है, इसमें 8 बिट, ये 100 एड्रेस है और ये डाटा है, ये 8 बिट का डाटा इसमें मौजूद है। 101 पे भी 8 बिट का डाटा होगा, 102 पे भी 8 बिट का डाटा होगा और 103 पे भी 8 बिट का डाटा होगा। लेकिन हमारे पास सिस्टम जो है वो 32 बिट का है, तो इन चारों को मिला के हम 32 बिट बना लेते हैं। ठीक है, तो जब 100 से अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पे मौजूद होगी, 104 पे मौजूद होगी। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 का एडिशन करेंगे तो अगली इंस्ट्रक्शन पे पहुँच सकते हैं। तो ये देखें, ये 4 फिक्स कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया ये वैल्यू लगा के। तो जो पहली इंस्ट्रक्शन है उससे अगली पे पहुँचना, तो 4 का ऐड किया, जो रिज़ल्ट आया वो यहाँ पे ऐसे चला गया। अभी आगे लेकर भूल जाएंगे। देखें जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, अगली पे पहुँचना था तो 4 ऐड किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पहुँच गए, वो यहाँ पे राइट कर दिया एड्रेस। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन हो हमारे पास। ब्रांच में दो ऑप्शंस होती हैं कि ब्रांच ट्रू है तो जंप हो जाएगा, लेट्स सपोज लेबल 1, यहाँ पे नीचे कहीं पे लेबल 1 है। अगर तो इंस्ट्रक्शन ट्रू है तो यहाँ से डायरेक्ट जंप हो गए यहाँ पे। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये देखें, वो दो पॉसिबिलिटीज़ ऐसे बनती हैं कि यहाँ से अब हमारे पास ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई, ठीक है, अगर तो जंप होना है तो ये कितना जंप होना है, लेकिन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पहुँच गए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे तो पहुँचना ही पहुँचना, 4 ऐड करके। उसके बाद ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो थी उसका एड्रेस आ गया, फिर कितना ऑफसेट ऐड करना है जंप के लिए, वो ये जंप वाला ऑफसेट इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ से फिर इस पे पहुँच जाएंगे हम। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर तो जंप होना है तो ये वाला एड्रेस ऐड हो जाएगा, अगर जंप नहीं होना तो फिर नेक्स्ट लाइन ये वाला एड्रेस ऐड हो जाएगा। तब यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वायर्स है जोड़ी हुई हैं। तो देखें ये वायर जोड़ी नहीं हुई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा होगा। यू कैन नॉट जस्ट जॉइन वायर्स टुगेदर, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा होगा, यानी मल्टीपल इनपुट्स 1 आउटपुट, तो दोनों में कोई एक सिलेक्ट होगी, या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी या फिर क्या होगा, जंप वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो डॉट लगाता है ना, इसका मतलब नोड होता है। इसका मतलब है कि ये ही चीज़ यहाँ पे भी जा रही है और इधर भी जा रही है। यानी अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 104 वैल्यू है इस जगह पे, इधर भी 104 होगी और इधर भी 104, तो ये तो है एक नोड। लेकिन यहाँ पे नोड नहीं है, यहाँ पे मक्स लगा होगा। अब मुझे बताएं इन दोनों वैल्यू की, यहाँ तक वैल्यू, यहाँ तक जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ तक, इसकी समझ आ गई सबको? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं समझ आई वो भी बता दें, समझ आ गई तो बता दें। बताएं ना, फिर पता चलेगा समझ आ रही है या नहीं। इतनी खामोशी है, ये तो फिर बिल्कुल समझ ना आने की निशानी है। बताएं ना कहाँ से समझ नहीं आई, फिर उसको डिस्कस करते हैं।
हाँ जी क्लास। जी सर। ठीक है जी, नहीं बोलना। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आप लोगों को आ रही? सर आ रही है आ रही सर, थी आ मैं, रही है। मेरी आवाज नहीं आपको आ रही? जी जी, बस आपने यस की बात है, यस सर के मतलब। ठीक है चलें, बाकी भी बता देना एक दफ़ा थोड़ा। जमील समझ आ रही है आपको? जी सर। सर असल में ना वो पीछे शोर आ रहा था इसलिए मैंने माइक नहीं ऑन किया। चलें ठीक है, चैट में लिख के बता दिया करें ताकि कुछ ना कुछ तो मुझे आइडिया हो ना। ठीक है चलें ठीक है आगे, सर। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमने गेट कर ली। एक तो ये था कि ब्रांच की तो इधर एग्जीक्यूट होगी ना वैल्यूज़। अब दो रह गई हैं कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकली कैसे एग्जीक्यूट होगी, और जो हमारे पास लोड और स्टोर यानी मेमोरी वाला कैसे जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे इसको रजिस्टर्स में से वैल्यू गेट की, रीड किया वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कौन कौन से रजिस्टर थे वो यहाँ पे लिखे होंगे। तो वो दो रजिस्टर यहाँ पे रीड कर लिए गए यहाँ से। ठीक है, ये तीन इसलिए हैं कि दो सोर्स और एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड, तीन भी तो हो सकते हैं ना, ऐसे लाइक ऐड में R1 R2 एंड R3। सो ये तीन वैल्यूज R1 कौन सा है, R2 क्या है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी। जो रीड करने हैं वो दो रीड हो जाएंगे और एक पे राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अब दो वैल्यूज रीड करनी थी, वो रीड कर ली। सपोज इस केस में R2 यहाँ पे आ जाएगा, R3 यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली लाइन और ये लाइन हमें पता चलेगी। इधर में से हमने वैल्यू रीड की, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। अब क्या वो रिज़ल्ट मेमोरी में वापस जाएगा या फिर इधर जाएगा रजिस्टर? वो रिज़ल्ट जाएगा यहाँ से वापस इधर मेमोरी में मेमोरी में रजिस्टर्स में जाएगा और यहाँ पे डाटा R1 में जाकर राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर, ये ग्रीन पाथ समझ आ गया, ये इसकी बात जी जी है। सर। सर। ठीक है गुड। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद दूसरी हो सकती है कि लेट्स वो लोड की इंस्ट्रक्शन है। तो लोड में हमारे पास डाटा हम लोड करते हैं कहीं एड्रेस से। सो R1 कॉमा हैश लेट्स सपोज यहाँ पे 120 और इसको R3 में R2 में लेके आना था। तो R1 में हमने ऑफसेट ऐड करना है 120, तो इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से एक रजिस्टर्स में से R1 में से वैल्यू रीड हुई तो यहाँ पे R1 आ जाएगी। ये लोड आ रहा, ये कलर जो है वो लोड को हाइड करेगा R1। दूसरा इसमें ऑपरेंड क्या होगा, दूसरा ऑपरेंड इसमें ऑफसेट ऐड होगी। सो यहाँ पे अब कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, यहाँ पे 120 ऑफसेट ऐड होगा, आउटपुट हमें मिल जाएगी ये आउटपुट। यानी ये वैल्यू जो है लोड हो, सो यहाँ से 120 प्लस R1 वैल्यू लेट्स सपोज 130 थी, तो यहाँ पे 130 पे पहुँच गए। उस पर जो डाटा मौजूद है वो डाटा अब लोड होगा और यहाँ से वो लोड होके कहाँ पे चला जाएगा, R2 में। तो यहाँ से वो जाएगा और यहाँ से वैल्यू वो यहाँ पे जाकर स्टोर करवा लोड कर देगा, यानी जैसे रीड करके यहाँ पे वो भेज देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 120 रजिस्टर्स में से नहीं आ रहा, वो बाहर से कहीं से आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में से एक ये भी पाथ निकल रहा है कि 120 लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो कांस्टेंट रजिस्टर में तो नहीं लिखी होगी, बाहर से आएगी। वो मीन्स के इंस्ट्रक्शन बता रही है कि इधर से 120 आ गया, इधर से R1 आ गया, ये वैल्यू यहाँ से R2 में जाके लिखी जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। अब लेट्स को स्टोर करना है, तो स्टोर में क्या होता है, यहाँ से अब डाटा सिर्फ इधर लिखना है।
ठीक है, तो उसमें हमारे पास ऑफसेट होगा। ठीक है, अब पहले एड्रेस कैलकुलेट करेंगे और फिर उस एड्रेस पे जो वैल्यू मौजूद है वो देखें, लेफ्ट स्टोर वर्ड है, स्टोर वर्ड या ठीक है, कहाँ पे स्टोर करना है, R2 #100 और स्टोर की कोई इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। स्टोर R5, R3 #48। सो अब देखें R5 की वैल्यू इस ऑफसेट पे स्टोर होनी है। सो अब हमने ये वैल्यू जो है ये स्टोर करवानी है, तो ये हमारा डाटा है और ये हमारा रिक्वायर्ड एड्रेस है। तो देखें यहाँ पे जो रजिस्टर है अब ये R5 है, तो ये R5 यहाँ पे इसमें डाटा जो है वो मूव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और R3 में 48 जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे R3 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू थी तो इधर से 48 आ गया, 43 और 48 ऐड होके यहाँ पे वो एड्रेस बन जाएगा। उस एड्रेस पे ये R5 का डाटा जाके आगे लिखा जाएगा। वो डाटा इधर से एड्रेस कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से डाटा आ गया, तो ये हमारा स्टोर ऑपरेशन भी इस तरह कम्प्लीट हो गया। तो इस तरह देखें हर में ALU भी यूज़ हो रहा है और हमने इसी सिंप्लीफाइड वर्जन की मदद से तीनों क्लासेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। मुझे बताएं इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। देखें एक यहाँ पे जाहिर भी हो रहा है कि देखें 48 अभी लग रहा है कि 48 कैसे होगा और R5 कैसे आएगा, तो ये यहाँ पे मक्स लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट होगी। यहाँ पे इस तरफ 48 जाना है या इधर डाटा जाना है, तो यहाँ पे मक्स मल्टीप्लेक्सर लगा होगा और एक यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे भी हो रहा है कि डाटा ALU वाला लिखना है या मेमोरी वाला लिखना है, तो ये तीन हमारे पास बंदे हैं कि इन जगह पे मल्टीप्लेक्सर यूज़ हुआ होगा। तो यहाँ तक करते हैं 4.1 सेक्शन तक, बाकी चलो फिर 4.2 नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इसको वाइंड अप करें फिर। जी सर। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।